को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकगण, भाई और बहनों, आत्मनिर्भर भारत अभियान वर्तमान में कोविड-19 के बाद की एक मूल अवधारणा है। यह एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना है जिसका उद्देश्य सिर्फ कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों से लड़ना नहीं, अपितु भविष्य के भारत का पुनर्निर्माण भी करना है। कोविड-19 के बाद भारत को अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ना है और विश्व महाशक्ति बनना है। भारत सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी वह रिजर्व बैंक के फैसले थे और जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है उसे जोड़ दें तो यह करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। यह पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। 20 लाख करोड़ का यह पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति प्रदान करेगा। भारत में स्वदेशी एक विचार के रूप में देखा जाता है जो भारत की संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था का आर्थिक मॉडल रहा है। राष्ट्र इस विचार की वकालत भी करता रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनाने में स्वदेशी का विचार अत्यधिक उपयोगी है। खादी ग्राम उद्योग के उत्पादों की बढ़ती मांग इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। दशकों तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खुली नहीं थी। बाहरी दुनिया पर संदेह और आत्मविश्वास में कमी भी थी। पिछली शताब्दी के अंतिम 4 दशकों के भारत ने स्वदेशी मॉडल पर भरोसा करते हुए 5 साल की नियोजित अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया और 2.5 से 3% विकास दर के साथ वृद्धि भी की। भारत को अपने आर्थिक संकटों की वजह से साल 1991 में बाहरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने पड़े। भारत एक बार फिर आत्मनिर्भर बनने के लिए भीतर की ओर देख रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया से कनेक्शन तोड़ लेना नहीं है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के ऐसे दौर में जब अमेरिका के स्टॉक मार्केट की हर एक हलचल चीन और भारत के बाजारों पर सीधा असर डालती है, उस वक्त स्थानीय उत्पादों का उत्पादन करने और उन्हें प्रतिस्पर्धा में खड़ा करने के लिए स्थानीय उद्यमियों और निर्माताओं को कुछ सुरक्षा राशि भी देने की आवश्यकता है। भारत के लिए आत्मनिर्भरता न तो बहिष्करण है और न ही अलगाववादी रवैया जो इस बात पर है कि दक्षता में सुधार किया जाए। इसके अलावा दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए दुनिया की मदद की जाए। कोरोना महामारी के बाद आर्थिक राष्ट्रवाद का रूप पूरे दुनिया में आ सकता है। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी मॉडल ही भारत को आगे ले जा सकता है। हमें लोकल चीजों को लेकर वोकल होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया है, लोकल फॉर वोकल, यानी भारतीयों को स्थानीय चीजों के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए। आत्मनिर्भरता वैसे भी हर देश का एक वांछित सपना है। भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने में भूमिका निभा सकता है। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने जब प्रधानमंत्री का शपथ लिया, उसी के पश्चात उन्होंने घोषणा की थी कि हम हिंदुस्तान के गरीबों की सेवा के लिए, हिंदुस्तान के आर्थिक उन्नयन के लिए और हिंदुस्तान में जो विपन्न हैं, जो विभिन्न प्रकार की रीजनल जो इनबैलेंसेस है, असंतुलन है,
उसको दूर करने की दिशा में हम काम करेंगे। और बाद में उन्होंने जब एक घोषणा की मेक इन इंडिया की, उसके पीछे का भाव ये था कि पूरे देश भर में छोटे छोटे उद्योगों का विकास हो और हिंदुस्तान एक मैन्युफैक्चरिंग हब के बारे में दुनिया के अंतर्गत देखा जाएगा, प्रचारित भी होगा। इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग हब की भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए या भारत में निवेश करने के लिए चीन स्थित विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत को विश्व स्तर तक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा। भूमि, पानी और बिजली में सुधार की जरूरत है। सिस्टम यानी प्रणाली में अत्याधुनिक तकनीक को अपनाना और समाज में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाना जरूरी है। यह अर्थव्यवस्था का चालक साबित होता है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी यानी जीवंत लोकतंत्र भारत की मुख्य ताकत है। चीन भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। वह उद्यमी और निर्माता जो लोकतंत्र, मानवाधिकार और बाल शोषण के उन्मूलन को महत्व देते हैं, वो साम्यवादी चीन के स्थान पर भारत के साथ डील करना चाहेंगे। डिमांड यानी मांग भारत का घरेलू बाजार निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक पेशकश में से एक है। वर्तमान में डिमांड हल्की है, लेकिन कोविड-19 के बाद की दुनिया में एक बार फिर भारत को शुरुआत करनी होगी, जिसके लिए कई छोटे और मध्यम उद्यमियों को सरकारी प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी। सभी ये मान भी रहे कि आत्मनिर्भरता केवल छोटे और मझोले उद्योगों की मदद से ही हासिल की जा सकती है। आज का ज्वलंत मुद्दा है कि कोरोना महामारी से जर्जर हो चुकी देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर कैसे लाया जाए। वर्तमान प्रचलित उपचार पद्धति कहती है कि कोरोना की दवा किसी के पास नहीं, परंतु भारत की हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी दवा मांगने के लिए दुनिया के तमाम देशों ने गुहार लगाई। आयुर्वेदिक काढ़े और जड़ी बूटियां आज की मांग भी बढ़ रही है। दूसरी ओर वैश्विक सामाजिक आर्थिक संरचनाएं भी इस समय निरर्थक सिद्ध हो रही है। भारत जैसे देश का मुंह ताक रही है। भारतीय प्रतिभाओं ने जिस स्वदेशी प्रतिमान को कभी इस देश में खड़ा किया, कोरोना महामारी से लड़खड़ाती दुनिया उसे बड़ी आशा से निहार रही है। इसलिए जरूरी हो गया है कि इसे विमर्श का मुद्दा बनाया जाए। इस समय राष्ट्र के आर्थिक पुनर्निर्माण में दो प्रकार के विषय को छुआ हुआ है, तात्कालिक व दीर्घकालीन। तात्कालिक कामों में पहले उल्लेख किया गया शहरों से गांव लौटते हुए मजदूरों का। क्या हम गांव में ही उन्हें रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध करा सकते हैं? इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो भी प्रवासी मजदूर गांव में आए हैं, उन सारे मजदूरों को यहीं ही नियोजित करते हुए उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। गांव गांव में रोजगार खुलेंगे। लोग रोजगार के कारण परेशानी नहीं झेलेंगे। और उन्होंने एक जिला एक उत्पाद का नारा देकर रोजगार की बढ़ोतरी की दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। ऐसे में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज, एपीजे अब्दुल कलाम के पूरा प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज को लेकर नानाजी देशमुख के समग्र विकास तक के उदाहरणों के संदर्भ ताजा हो गए हैं। ग्राम विकास के कार्यों में लगे हजारों लोगों का परिश्रम और प्रयोग धर्मता इसकी अधोरचना है। ऐसे में इन लाखों कामगारों को गांव में ही रोजगार मुहैया करवाकर एक बड़ी समस्या का
समाधान खोजा जा सकता है। दूसरा तात्कालिक काम है गांव से दोबारा शहर जाने वालों के लिए काम धंधे ढूंढना। क्योंकि अधिकांश उद्योग बंद हैं, वैश्विक मांग में भी भारी कमी हो गई है। ऐसे में दोबारा उन्हें खपाने और रोजगार दिलाने की कितनी क्षमता यहाँ है, इसे देखना होगा। ये उद्योग भी घाटे में चल रहे होंगे। लिहाजा आपसी सद्भाव व समझदारी से दोनों को कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा। यानी पुनर्निर्माण में मालिक मजदूर का समन्वय बहुत आवश्यक है। तीसरा बड़ा दीर्घकालीन विचार विकास का वैकल्पिक मॉडल है। स्वावलंबन एक संकेत दे रहा है कि किस प्रकार इस समय शासन विकेंद्रित आर्थिक संरचना के लिए तैयार करना जरूरी है। कोरोना महामारी आज एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के खोखलेपन को उजागर कर रही है। यह बाजार की ताकतों का बनाया हुआ प्रतिमान था जो इस समय दम तोड़ रहा है। उसकी जगह ग्राम स्वराज व जिलों पर आधारित अर्थव्यवस्था का आत्मनिर्भर मॉडल इस महामारी रूपी आपत्ति काल का मंत्र है। इसी को आगे बढ़ाते हुए स्व शब्द और स्वदेश के विकास मॉडल को विकसित करना। चौथी बात यह है कि आधुनिक विज्ञान का प्रयोग हो, परंतु अपनी परंपरा का भी ध्यान रखना आवश्यक है। खामियां जग जाहिर, यह अत्यधिक ऊर्जा भक्षी, रोजगार विहीन व पर्यावरण भक्षक है। ऐसे मॉडल की गहन विवेचना दत्तोपंत ठेंगड़ी ने पुस्तक द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड थर्ड वे में की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय व गांधी जी ने भी हिंद स्वराज में इस पश्चिमी मॉडल की धज्जियां उड़ाई है। विदेशों में भी इस मॉडल की चीरफाड़ हुई है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना के फैलाव का मुख्य कारण अति शहरीकरण, वैश्वीकरण तथा अत्यधिक संपर्क है। जहां जहां पश्चिमी मॉडल प्रसिद्ध हुए, वहां उसके कुछ परिणामों के कारण इसका विरोध हुआ है। इसलिए कोई विकेंद्रित व आत्मनिर्भर मॉडल ही इन बीमारियों से बचा सकता है। एक अहम प्रश्न यह है कि इस वैकल्पिक स्वदेशी संरचना को कौन लागू करेगा। दरअसल 3 स्तरों पर हो सकता है: शासन, प्रशासन और समाज द्वारा। शासन प्रमुख रुचि दिखा रहे हैं। सरपंचों के साथ अपनी वार्ता में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर मॉडल के 4 पायदान बनाए। उन्होंने 4 पायदान बताए हैं और वो है गांव, जिला, प्रांत व देश। जहां तक प्रशासन का सवाल है तो कायदे से वह उसी को करने को प्रतिबद्ध है जिसे शासन कहेगा या उनसे करवा लेगा। तीसरा काम समाज को करना होता है और वह काम सतत व नियोजित जन जागरण से होता है। जीवन में स्वदेशी अपनाने पर पूरा जोर देना होगा। जीवन के लिए जो आवश्यक है उसे यहां तैयार करना होगा और उसकी गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आज नई चुनौती चीन से अत्यधिक आयात की है। प्रतिवर्ष 54 से 64 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हमें चीन से हो रहा है। जिस प्रकार कोरोना महामारी के बाद भी दुनिया को घेरने में चीन संलग्न है, वह एक खतरे की घंटी है। इस कारक को समझना होगा। इस समय दुनिया के अधिकांश देश चीन से त्रस्त हैं। वहां से कंपनियां आज अन्य देशों में जाने को आतुर हैं। ऐसे में भारत को अपनी बड़ी भूमिका निभानी होगी। साथ ही स्वदेशी ज्ञान व विज्ञान संवर्धन भी आवश्यक है। इससे अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण
स्वच्छता, जैविक कृषि, योग, आयुर्वेद आदि को बढ़ावा देना पड़ेगा। इन सारे विषयों को ध्यान में रखकर अगर प्रभावी तौर पर इसको उन्होंने चरितार्थ करने का प्रयास किया, व्यवहारिक जीवन में ले जाने की कोशिश की, तो आत्मनिर्भरता स्वतः और स्वाभाविक रूप से पुष्पित और पल्लवित होगी। जब आत्मनिर्भरता व्यक्ति के अंदर अनुभूत होती है तो स्वाभाविक रूप से स्वावलंबन का भाव जगता है, और स्वावलंबन का भाव और आत्मनिर्भरता दोनों मिलकर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास का सृजन करते हैं, और यही आत्मविश्वास प्रबल शक्ति के रूप में व्यक्ति के अंतर्गत जागृत होती है। और आज जो आत्मनिर्भर भारत इसकी घोषणा की गई है, इसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री जी ने जोर देकर लोगों को कहा है, उसके लिए पैकेज भी दिए हैं। उसके पीछे का भाव यही है कि जगह जगह छोटे छोटे उद्योगों को विकसित करते हुए लोगों के मन के अंदर आत्मविश्वास पैदा करते हुए कि हम बेरोजगार नहीं होंगे, हम रोजगार के साथ लिए किसी सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, तो हम तो जॉब प्रोवाइडर होंगे, जॉब सीकर नहीं होंगे। जॉब प्रोवाइडर होंगे तो उसके लिए उसके अनुरूप हम काम करेंगे। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, ये दोनों चीजों ने कहा। यानी उसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें, स्थानीय उत्पाद को लोगों के मध्य में ज्यादा प्रचारित करते हुए उसको लोगों को बाजार में खरीदने की दृष्टि से विवश करें, ताकि स्वाभाविक रूप से लोग उसको ले सकें, और उसी की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए इस ढंग से हम प्रस्तुत करें तो स्थानीय स्तर पर ही ना हो तो विश्व के लोग भी गुणवत्ता युक्त माल को, जो भले ही लोकल होगा, लेने की दृष्टि से स्वयं प्रेरित हो, स्वयं आकर्षित हो। पूर्व काल में आपको ध्यान होगा जब भारत में ढाका भी था, उसमें ढाका की मलमल बड़ा प्रसिद्ध था, यहाँ के रेशम बहुत प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि ढाका का कपड़ा, काफी बड़ा कपड़ा भी एक मुट्ठी में लिया जा सकता है। ये कारीगरों की गुणवत्ता थी। उन कारीगरों की गुणवत्ता को समाप्त करने की दिशा में यहाँ आए हुए अंग्रेजों ने ये काम किया, क्योंकि हाथ तक को कटवा दिया, कारीगरों के हाथ भी कटवाए गए। राजस्थान जिस प्रदेश में हो, यहाँ इस प्रकार की शिल्पकारियां थी कि उसको देखते ही बनता है। आज भी हेरिटेज के रूप में जहाँ दिव्यांग शिल्पकारी हैं, उसको देखने के लिए विश्व स्तर के लोग आते हैं। ये सारी चीजें लोकल थी, जो स्वाभाविक रूप से दुनिया को भी आकर्षित करने में सक्षम थी। ऐसे लोकल फॉर वोकल की स्थिति निर्माण हुई है, और वो अगर हमने जगह जगह स्थापित कर दिया तो आत्मनिर्भर भारत जीवंत होगा। आत्मनिर्भर भारत को देख करके स्वाभाविक रूप से ये कहने के लिए बाध्य होंगे कि हिंदुस्तान का आदमी आत्मनिर्भर है, स्वावलंबी है, आत्मविश्वासी है, उसके अंदर अनंत शक्ति विकसित हुई है। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति जब स्वावलंबी होता है, आत्मनिर्भर होता है, तो उसके अंदर उसके व्यक्तित्व का चतुर्दिक विकास होता है, और ऐसे व्यक्ति के चतुर्दिक विकास के आधार पर दुनिया से बड़ी से बड़ी ताकतों का मुकाबला कर सकने में वो सक्षम होगा। आत्मनिर्भर भारत इसका एक प्रतीक बनेगा। इसी आत्मनिर्भर भारत को प्रधानमंत्री ने लोगों के मन के अंदर जीवन स्वरूप स्थापित करने का एक नारा प्रदान किया है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा सकता है, चरितार्थ किया जा सकता है। आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने अपने फेसबुक पर मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं कौशल किशोर जी का विशेष आभारी हूँगा। उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी बातें कही। अरे स्वयं बड़े विद्वान पुरुष हैं, मैं अच्छी तरह से इनको जानता हूँ। बहुत कृपा से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान संकाय के अध्यक्ष हैं। इनका अपना एक मौलिक चिंतन है, विभिन्न विषयों में मौलिक चिंतन है। उस मौलिक चिंतन के आधार पर कोई न कोई चीज देते रहते हैं। इनोवेटिव आइडियाज इनकी विभिन्न प्रकार की है। सामाजिक क्षेत्र में भी नवाचार प्रस्तुत करना इनकी विशेषता है। इन्होंने मुझे बुलाकर
आत्मनिर्भर भारत पर और स्वदेशी पर बोलने के लिए जो अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं कौशल जी के प्रति, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अन्य आयोजकों के प्रति मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो स्वयं में ऐसा है जो महामाना के प्रतीक के रूप में है, महामाना मालवीय सात्विकता के, भारतीय संस्कृति के साक्षात जीवन स्वरूप थे। ऐसे महामाना को प्रणाम करते हुए और आप सबों का अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।